हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिना देर किए हुए। उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आता है तो और ज़रूर पसंद आएगा, तो इस लेक्चर को शेयर करें अपने दोस्तों के पास और मेरी मदद करें, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि इस समय मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, जो कर रहा हूँ मैं अपने दम पे कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम कमाए हुए आज का लेक्चर। तो पहले शुरू करते हैं एनसीबीसी। अब ये क्या है? एन से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसके भी नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। वो कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर। कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर। इतना बड़ा नाम है। सबसे बड़ा नाम जो ऑप्शन में जो भी है सबसे बड़ा नाम देखिए, आप उसी मार्क कर दीजिएगा। इसकी सबसे बड़ी ट्रिक यही है। एनसीबीसी के कौन से अध्यक्ष हैं? हंसराज गंगाराम अहिर। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। ठीक, इसको ये मैं फाई से देखा, फाई मेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिखना होता है तो उसको मैं फाई से लिख देता हूँ, मेरा सिंबल है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है दर्जा कब प्राप्त हुआ? 102 अमेंडमेंट 102 सेकंड अमेंडमेंट जो था अभी 2000 अभी हुआ है ये, तो इसके तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है दर्जा दे दिया गया। 2018 में हुआ है। ठीक, ये 2018 में 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। इसके तहत इसको जो है एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और ये कौन से आर्टिकल आता है? आर्टिकल 338 बी में ये आता है। एससी आयोग कौन से आता है? आर्टिकल 338 में एससी आयोग आता है। एसटी आयोग आता है 338 ए में, 338 ए में एसटी आयोग आता है और 338 बी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आता है। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए इससे रिलेटेड। बात करते हैं 1993 में ही। 1993 में क्या हुआ था? 1993 में ही वो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसके चेयरमैन कौन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? ये कौन है? इसके AK मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा हैं। ठीक, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया, मैंने आपको बता दिया। ठीक, और एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। कौन है? विजय सांपला। एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं बताते तो मैं कल बता दूंगा, या फिर आज ही बता दूँ अभी, लेकिन वही मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक, इस तरीके से जो भी रिलेटेड था मैंने सब कुछ बता दिया। तो देख लेते हैं अभी क्या कहते हैं कि जैसे कुछ अपॉइंटमेंट देख रहा हूँ। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। 22वें विधि आयोग कौन बने? लॉ कमीशन ऋतुराज अवस्थी। मानवाधिकार के अभी अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। ठीक, मानवाधिकार के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। अल्पसंख्यक का अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक, एसटी आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान। एसटी आयोग के अध्यक्ष चलिए पता चल गया हर्ष चौहान। एससी आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला, अभी मैंने आपको बताया। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। हाँ, महिला आयोग स्थापित किया गया था 1992 ईस्वी में महिला आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक, और उसके बाद भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, मतलब 1926 में। ठीक, और वैसे तो इसकी स्थापना जो है 1800 समथिंग में हुई थी, लेकिन 1926 में भारत और इंग्लैंड दोनों में हर तरीके से इसका आयोजन होने लगा था एग्जाम का, तो वही मानते हैं। ठीक, बात करते हैं एसएससी की स्थापना। एसएससी के जो है एस किशोर हैं। कौन? यूपीएससी के मनोज सोनी हैं और एसएससी के एस किशोर हैं। एसएससी की स्थापना जो है 1975 की हुई थी, इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में हुई थी। ठीक, तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और क्या उनके कौन अध्यक्ष हैं। ठीक, तो अभी अभी कौन बचा है? एससी आयोग और एसटी आयोग। अब देख लेते हैं एससी आयोग की स्थापना कब हुई थी। एससी आयोग की स्थापना इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक, तब क्या कहा था? जब 1978 में जब हुई थी 1978 में, उस समय एससी आयोग और एसटी आयोग दोनों को मिला के एक ही था, उसके लिए ही ये हुआ था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? सन 2004 में 89th अमेंडमेंट में क्या हुआ? एससी आयोग और एसटी आयोग को अलग अलग कर दिया गया। तो एससी आयोग के जो आर्टिकल था 338 ही रह गया और एसटी आयोग जो नया आयोग बना उसके लिए 338A बनाया गया। ठीक, इसी तरीके जब 102वां अमेंडमेंट हुआ तो 338B बना, उसमें NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना था। ठीक, तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया इससे रिलेटेड। ठीक, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी। अब विजय हजारे ट्रॉफी न्यूज़ में है, चूँकि अभी इसका फाइनल खत्म हुआ है और इसका विनर कौन है? सौराष्ट्र है। विनर सौराष्ट्र है। अभी सौराष्ट्र की तरफ से ही ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 गेंदों पे, मतलब 1 ओवर में 7 छक्के लगाए थे, लगातार 7 गेंदों पे 7 छक्का, 43 रन बनाया था। तो इस वजह से थोड़ी सी न्यूज़ में थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 में हुई थी। जो डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है 50 ओवरों का मैच खेला जाता है इसमें। ठीक, 50 ओवरों का मैच। और इसी तरीके सबसे बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट कौन सा होता है? वो रणजी ट्रॉफी है। ठीक, रणजी ट्रॉफी है। विजय हजारे ट्रॉफी एक जो है वहाँ के मुंबई के फेमस खिलाड़ी थे विजय हजारे, उन्हीं के नाम पे विजय हजारे ट्रॉफी रखा गया है। सिर्फ सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? सबसे ज़्यादा बार तमिलनाडु ने जीता है। किसको? डोमेस्टिक क्रिकेट जो है विजय हजारे ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा बार तमिलनाडु जीता है। अब देखिए मैंने बात कही थी रणजी ट्रॉफी की, तो रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा बार मुंबई ने जीता है। किसने? मुंबई में। और रणजी ट्रॉफी अभी 2022 में किसने जीता है? इसको जीता है एमपी ने। रणजी ट्रॉफी को एमपी ने जीता है। अभी खेलो इंडिया जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे? यूपी में होंगे 2023 में। और खेलो इंडिया यूथ गेम एमपी में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम एमपी में होगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होगा? ये यूपी में होगा 2023 में, उत्तर प्रदेश में। ठीक,
यूथ गेम्स कहाँ होगा? खेलो इंडिया एमपी में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होगा? यूपी में होगा। यूनिवर्सिटी में यू छिपा है, देखिए, तो यू से आप याद रख लीजिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो यू से याद रखिएगा यूपी, ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अब इसको तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको कौन होगा? एमपी, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है जो भी थे मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं अगला। अब ये सुंदर पिचाई न्यूज़ में क्या है, ये गूगल के सीईओ हैं, सबको पता है। इन्हें अभी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। पद्म भूषण अवार्ड की शुरुआत 1954 ईस्वी से हुई थी। सारे अवार्ड, चाहे पद्म भूषण हो, चाहे पद्मश्री हो, चाहे पद्म पुरस्कार, जितने भी पद्म पुरस्कार हों, भारत रत्न की भी शुरुआत 1954 में हुई थी। सारे शुरुआत 1954 से हुई थी, ठीक। तो अब इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। और किसने इसको दिया? किसने? इनको तरनजीत सिंह संधू ने दिया। तरनजीत सिंह संधू कौन है? इंडियन ब्रांड एम्बेसडर हैं, इंडियन एम्बेसडर हैं यूएसए में, इंडिया की तरफ से वहाँ के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं तरनजीत सिंह संधू। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मदुरई, तमिलनाडु में हुआ था। और मदुरई किस नदी के किनारे है? वैगेही नदी के किनारे या कावेरी नदी के किनारे। मदुरई कावेरी नदी के किनारे है, बेसिकली कावेरी नदी की ही ट्रिब्यूटरी है वैगेही नदी, तो इसीलिए बेसिकली मदुरई जो है वो वैगेही नदी के किनारे है। वैगेही नदी कई बार क्वेश्चन में पूछ भी चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, ये कौन सी बुक? इसकी बुक को किसने लिखा? ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विक्रम संपत ने ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत लिखा है, ठीक। बात करते हैं अभी जो है पेंशन ऑफ जो मंथली पेंशन है जो विकलांग लोगों की, डिसेबल पर्सन की, वो बढ़ाने की बात की है कौन से राज्य ने? तमिलनाडु ने। अब तमिलनाडु ने सिलेंडर लोरिस का उसके लिए एक सिलेंडर लोरिस के अभ्यारण्य बनाने की बात की थी। तमिलनाडु ने ही अभी हाथियों के लिए, एलिफेंट के लिए डेथ ऑडिट की बात की थी। किसके लिए? डेथ ऑडिट फॉर एलिफेंट, तमिलनाडु ने ही बात की थी। अब बात करते हैं तमिलनाडु जो है मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में, ठीक। तमिलनाडु के जो है गवर्नर कौन है? आर्यन रवि। इसके सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन, ठीक। तो ये सारी बातें थी तमिलनाडु के बारे में। तो नीलगिरी नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक। नीलगिरी पे ही सबसे हाईएस्ट चोटी है साउथ इंडिया की, कौन है? अन्नाई मुदी हाईएस्ट चोटी है, नीलगिरी में ही पाई जाती है। और जो है ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। ये महेंद्रगिरी पर्वत पे ही दोदा बेटा चोटी है जो सबसे बड़ी है चोटी ईस्टर्न घाट की, ठीक। वेस्टर्न घाट की कौन है? नीलगिरी, ठीक। बात करते हैं जीआईबी प्रोजेक्ट। अभी जीआईबी क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये कहाँ पाया जाता है? ये गुजरात में पाया जाता है एंड राजस्थान में, जिसको सोन चिरैया बोलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सोन चिरैया बोलते हैं। ये बहुत फेमस, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, तो थोड़ा इस वजह से बहुत फेमस पक्षी है वहाँ का। तो अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, इसका प्रस्ताव जो है इसके प्रोजेक्ट की, इसके संरक्षण की बात चली जाए, किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद से स्वतः संज्ञान लिया है कि इसके संरक्षण का बात करी जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाव के लिए, ठीक। बात करते हैं अगला कि फर्स्ट जो स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी, अभी ये स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी क्या है, ये लागू कहाँ हुई? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश में, इसलिए थोड़ा न्यूज़ में। अब देख लेते हैं ये क्या है। ये क्या है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इफ इट बी ऑडिटेड बाय द अथॉरिटी, मतलब मान लीजिए किसी बिल्डर ने क्या किया, एक बिल्डिंग बनाई, बड़ी सी बिल्डिंग बनाई, ठीक। ये भद्दी सी बिल्डिंग बनाया मैंने। अब ये बिल्डिंग सही है कि गलत है? बिल्डिंग मतलब ग्रीन जोन में बनी है, कहाँ बनी है, इससे पर्यावरण को कितना नुकसान है, इसमें रहने वाले आदमियों को हो सकता है आगे चल के बिल्डिंग गिर जाए, सही है कि नहीं, मतलब बेसिकली हर एक चीज़ उसके बारे में निर्णय, हर एक चीज़ उसके बारे में हर एक्सपेक्ट से देखना, उसको पूरी तरीके से ऑडिट करने का मतलब है कि उसके सारे पहलुओं को जांचना पड़ताना, यही काम है उस अथॉरिटी का। तो इसके लिए स्ट्रक्चरल पॉलिसी लागू की है नोएडा में उत्तर प्रदेश में। अभी ट्विन टावर कहाँ गिराया गया था? नोएडा में ही ट्विन टावर गिराया था। इसके लिए जो जितने बारूद की लगी थी 3400 किलो, मतलब 3400 किलोग्राम बारूद लगे थे इस ट्विन टावर को गिराने के लिए। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश ने रामायण सर्किट और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में होते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी गेम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का डिसीजन लिया है, और पूरे भारत को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बना दिया जाएगा। 2025 तक जो है टीबी के उन्मूलन की बात की गई है। 2030 तक जो है वर्ल्ड के द्वारा टीबी उन्मूलन, मतलब WHO का टीबी उन्मूलन अभियान 2030 है, इंडिया का 2025 है। और हमारे जो है हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया, ठीक। और जो है वो उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में, ठीक। भारत के पहले डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। रानीपुर 53वां टाइगर रिजर्व, रानीपुर कौन है? 53वां 53rd टाइगर रिजर्व रानीपुर बना है, और ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक। उत्तर प्रदेश से तराई हाथी रिजर्व, अब तराई में हाथी रिजर्व को मंजूरी मिली। अभी ये हाल ही का न्यूज़ है, लगभग 1 महीने पहले ही, कि तराई स्टेट में तराई रिजर्व बनाया जाएगा, हाथी रिजर्व तराई में। उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला PSC बटालियन की घोषणा की गई है। हालांकि बनने के बहुत टाइम लगेगा, लेकिन घोषणा हो गई इसकी। सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश था। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला 2022 में। तो ये सब सारी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के बारे में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आपके सुनते रहिए, आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। अब सुपर अर्थ का बात हो रही है। सुपर अर्थ की अभी भी खोज हुई है, किसके द्वारा? नासा के द्वारा खोजा गया है सुपर अर्थ। ये पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। किससे? 10 गुना बड़ा पृथ्वी से, ठीक।
तो नासा की स्थापना 1958 में है। इसकी जो है बिल नेल्सन अभी इसके अध्यक्ष हैं। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक, इसी तरीके जैसे इसरो है, इसी तरीके से नासा है। तो इसरो का 1969 में हुआ है। इसके कौन है? टीवी सोमनाथ है। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट और हो गया। इसी तरीके से देख लेते हैं डीआरडीओ का। डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 1958 में हुई थी। ठीक, जब नासा की हुई थी 1969 में इसरो की हुई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि सेशन पसंद आएगा। अगर आता है तो मेरे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल और वीडियो को शेयर करें। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक।